नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और उसके बाद नेपाल, सभी जगह तख्ता पलट हुआ। अचानक इन देशों में युवा बगावती हो गए और उसके बाद सब कुछ उलट पलट हो गया। श्रीलंका 90 तो बांग्लादेश 15, जबकि नेपाल को महज 2 दिन में ये दिन देखने पड़े। हर बार भीड़ और हिंसा बढ़ती गई। ऐसे में सबसे अहम सवाल यह है कि आखिर कौन है जिसके हाथ की कठपुतली बन रहे हैं एशियाई देश? कौन है जो युवाओं को बगावती बना रहा है? आज हम इसी का विश्लेषण करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल के सत्ता परिवर्तन में कई समानताएं देखी गई है। अचानक इस तरह युवाओं के आंदोलन और सत्ता परिवर्तन के पीछे क्या कोई ऐसी ताकत है जिसके इशारे पर ये सब हो रहा है? बीते कुछ समय में श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में जिस तरह से अचानक युवाओं के आंदोलन की वजह से सत्ता परिवर्तन हुआ है, ये कई सवाल खड़े करता है। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या एशिया के देश किसी ताकत के हाथ की कठपुतली बन गए हैं? इन देशों में जो भी सरकारें थी वे पश्चिम विरोधी मानी जाती थी। वह इन सभी सरकारों का झुकाव चीन की तरफ था। श्रीलंका में सत्ता परिवर्तन होने में 3 महीने का वक्त लगा तो बांग्लादेश में 15 दिन का। वहीं नेपाल में जेएनजी ने मात्र 2 दिन में ही सरकार उखाड़ कर फेंक दी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले से अपने संबोधन में इसका संकेत दे दिया था। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा, सामाजिक तनाव के बीज बो देता है। और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है। दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है, तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं? हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से आजादी पाई है, हमें स्वतंत्र भारत दिया है। उन महापुरुषों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे देश में ऐसी हरकतों को स्वीकार न करें। उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इसलिए मैं आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। ये मिशन, इस मिशन के द्वारा ये जो भीषण संकट नजर आ रहा है, भारत पे मंडरा रहा है जो संकट है, उसको निपटाने के लिए तय समय में सुविचारित, सुनिश्चित रूप से अपने कार्य को करेगा। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू के मेयर बालेन्द्र शाह को पश्चिमी देशों की खबरों में 2023 में ही नेता घोषित कर दिया गया था। यह गौर करने वाली बात है कि नेपाल, पश्चिम बंगाल और श्रीलंका की सरकारों का झुकाव चीन की तरफ था। राजपक्षे हम्बनटोटा पोर्ट चीन को सौंप दिया, तो वहीं शेख हसीना चटगांव और मोंगला सी पोर्ट चीन को देने की तैयारी कर रही थी। नेपाल की ओली सरकार अपनी जमीन के जरिए चीन के पोर्ट्स को आने जाने का रास्ता देने वाली थी।
गौर करने वाली बात है कि आंदोलन से 6 दिन पहले ही ओली चीन पहुंचे थे और विक्ट्री डे परेड में शामिल हुए थे। उस समय चीन को भी अंदाजा नहीं था कि नेपाल में क्या होने वाला है। हमारा जो नेपाल का हालत है अभी 4 दिन से बहुत नाजुक हालत है। रास्ता पे सब आदमी का आना जाना मना है, बाहर निकलना, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। बहुत तकलीफ है। अभी जो हुआ है अभी तक का वो ठीक है। जो बड़ा बड़ा भ्रष्टाचारी नेता था उसका भंडाफोड़ करके उसका घर में जाके आग जलन किया है, उसके लिए वो ठीक पॉइंट है। तो उसमें भी ठीक भी एक है जो हमारा सार्वजनिक स्थल था, जैसा सिंह दरबार है, सर्वोच्च अदालत है, सांसद भवन है, ऐसा जो सार्वजनिक स्थल था उसमें बहुत नुकसान हुआ है देश को। देश थोड़ा 10 साल पीछे धकेल दिया, उसके लिए हम थोड़ा दुखी भी है। इसके वजह से अभी जो भी आने वाला सरकार हो जल्दी आके नेपाल का निर्माण करे, नया सरकार का गठन करे, नया सरकार गरीब का दुख देखे। हमारा सरकार हमारा अपना सरकार हो, पहला का जैसा अपना अपना नेता का पेट भरने का काम नहीं करे। सच्चा सरकार आके नेपाल को नया सरकार का निर्माण कर सके। हाँ, हमारा एक बस नेपाल के लिए रवाना हो रहा है। वहाँ किसी का छूट फूट, कोई बाल बच्चा है, कोई तो सब दुखी है। इसीलिए जो मेन आदमी है यहाँ जामनगर में था वो यहाँ से अभी जामनगर से रवाना होता है। 3 दिन में रुपटिया में पहुंचेगा, नेपालगंज रुपटिया बॉर्डर तक पहुंचेगा। इससे इतना तो स्पष्ट हो गया है कि एआई, डीपफेक और एल्गोरिदम वाले इस युग में किसी भी देश में सत्ता परिवर्तन अचानक हो सकता है। कट्टरपंथ, राजनीतिक ध्रुवीकरण और उकसावे को संभालना बेहद मुश्किल हो गया है। संभव है कि जिन संस्थानों को बनने में सालों लग गए उन्हें मिनटों में तबाह कर दिया जाए। सोशल मीडिया से शुरू हुआ आंदोलन जब सड़कों पर आया तो किसी भी देश की सरकार में इतनी ताकत नहीं थी कि वो इसे संभाल पाती। अब गौर करने वाली बात यह है कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं वे ज्यादातर अमेरिकन हैं। टिकटॉक चीन का है, वहीं डिस्कॉर्ड, वाइबर, फेसबुक, इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनियां अमेरिकी हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि इस तरह से सत्ता परिवर्तन करवाने वाली ताकत अमेरिका में है या फिर रूस में या फिर चीन में। राष्ट्रघातीहरूले संकट ल्याएका छन्, तब हामी जस्ता युवाहरूको जन्म हुन्छ। अब समय आयो, अब हामीलाई क्रान्ति ल्याउनु नै पर्छ, आन्दोलनहरू गर्नु नै पर्छ। तर यो आन्दोलनहरूमा कसैको ज्यान जानु हुँदैन, कसैलाई अप्ठ्यारो पर्नु हुँदैन। हामी सबले मिलेर एकता साथ शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्नुपर्छ। एक बात और नजरअंदाज नहीं की जा सकती कि जिन देशों में सत्ता परिवर्तन हुआ है वहाँ की सरकारें प्रशासन के मामले में काफी ढीली थी। युवाओं में बेरोजगारी चरम पर थी। इन तीनों ही देशों में भ्रष्टाचार चरम पर था। पाकिस्तान और म्यांमार में अगर सेना हावी ना हो गई होती तो ऐसा ही कुछ वहाँ भी होने वाला था। भारत की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा और जनता के साथ एक रिश्ता कायम किया है और लगातार जुड़े रहते हैं। ऐसे में सरकार को भी इस बात का अंदाजा रहता है कि युवा क्या चाहता है। आज के युग में वास्तविकता से ज्यादा कोई भी धारणा असर करती है। ऐसे में गलत सोचना ही सत्ता परिवर्तन की वजह बन जाती है। हम राजनीतिक चीजों पर कोई ध्यान नहीं देते। जो अभी हमारा रास्ता उनका सम्मान होना चाहिए। किसी भी माप के लिए किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से निंदनीय शब्द नहीं कहना चाहिए। देखिए, वहाँ निश्चित रूप से हालात बेकाबू रहे। बांग्लादेश, नेपाल की घटनाओं को से सबक भारत को लेना चाहिए। भारत में सामाजिक समरसता का संदेश बहुत जरूरी है। भारत में हिंदू एकता का कार्य बहुत ज्यादा जरूरी है। भारत को घोषित रूप से हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रण संकल्प बहुत जरूरी है। हम 7 नवंबर से 16 नवंबर तक इसीलिए पदयात्रा कर रहे हैं कि भारत के प्रदेशों में भी यही हालात नेपाल और बांग्लादेश जैसे ना हो जाए। हर उचित कदम भारतीय नागरिकों को निकालने के और बचाने के लिए उठा रही है और मैं इतना ही कहूंगा, विदेश मंत्रालय इस पे बार बार समय समय पर अपनी जानकारी भी आप सबको दे रहा है। हम इतना ही चाहेंगे कि नेपाल में शांति हो और वहां पर किसी को जान माल का नुकसान ना हो। नेपाल के साथ
रोटी बेटी का रिश्ता हमारा है। बहुत सारी रिश्तेदारियां, व्यापार और एक तरह से परिवार का हिस्सा है। सोशल मीडिया बैन के नेपाल में कुछ ना कुछ होता रहता है, हर 2-5 साल में एक बार आपस में। अपने देश के चारों तरफ जो छोटे छोटे देश हैं, सब जगह कुछ ना कुछ समस्या चल रही है। बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, नेपाल में, ऐसा श्रीलंका में काफी समय तक चला है। तो ये हमारे लिए चिंताजनक है। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि नेपाल में एक सशक्त सरकार चाहिए। जनता बहुत एक्सपेरिमेंट कर ली, कम्युनिस्टों को लोग लाया है, चाइना वहाँ इंटरफेयर करता है, और भारत के साथ संबंध पहले भी था अच्छा, अभी भी अच्छा होगा। और मुझे लगता है कि वहाँ की जो अनरेस्ट चल रहा है वो धीरे धीरे वहाँ के लोगों ने इसका समाधान करेंगे। ऐसे में सवाल ये है कि नेपाल की तरह ही भारत के अन्य पड़ोसी देश बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, म्यांमार और अफगानिस्तान में भी इस पैटर्न से तख्ता पलट हुआ था। क्या आप जानते हैं कि भारत के साथ पड़ोसी देशों के हालात कैसे हैं? नहीं पता तो आइए हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं। पड़ोसी देशों के हाल। साल 2024 में बांग्लादेश में हसीना सरकार का तख्ता पलट। नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस बनी अंतरिम सरकार के प्रमुख। इसके 90 दिनों बाद चुनाव होने थे। 13 महीने से प्रधानमंत्री बने हुए। कई आंदोलनकारी छात्रों को अंतरिम सरकार में शामिल किया। 8 प्रमुख छात्र नेताओं में से आधे से ज्यादा साइडलाइन। बांग्लादेश में अब सेना ही चला रही है आंदोलनकारी छात्र साइडलाइन। राजपक्षे की पार्टी साफ, जेल में विक्रम सिंघे। साल 2022 में श्रीलंका आर्थिक संकट, तेल, गैस, दवाइयों की भारी कमी, महंगाई 50% से ऊपर चली गई। जुलाई 2022 में भीड़ ने किया आंदोलन। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के महल पर कब्जा। प्रधानमंत्री आवास में घुसकर तोड़फोड़ और लूटपाट। राजपक्षे को देश छोड़कर भागना पड़ा। रानिल विक्रम सिंघे बने राष्ट्रपति। 23 सितंबर 2024 में अनुरा कुमार दिसानायके राष्ट्रपति बने। अनुरा सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रम सिंघे और 5 पूर्व मंत्रियों को हुई जेल। श्रीलंका में अभी भी 2022 जैसे हालात, अर्थव्यवस्था संकट में। अप्रैल 2022 में इमरान खान की सत्ता से विदाई। शहबाज शरीफ की गठबंधन वाली सरकार बनी। बेशक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार, आर्मी चीफ असीम मुनीर ही चला रहे सत्ता। सरकार कई मोर्चों पर असंतोष से जूझ रही। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में विद्रोही के हमले 70% से ज्यादा बढ़े। महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी बेकाबू। म्यांमार, सेना के हाथ में देश की कमान। फरवरी 2021 सरकार का तख्ता पलट। आंग सान सू को जेल में डाल दिया गया। म्यांमार की कमान सेना के हाथ में आई। इसके बाद म्यांमार गृह युद्ध में डूबा। हजारों की संख्या में लोग मारे गए। लाखों लोग पलायन कर बांग्लादेश और भारत आए। अब तक 6231 नागरिक मारे जा चुके। अफगानिस्तान, महिलाओं पर पाबंदियां, गरीबी में जी रहे लोग। अगस्त 2021 में अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से लौटी। तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा किया। तालिबान की वापसी के बाद राष्ट्रपति अशरफ गनी भागे। तालिबान ने महिलाओं पर अनगिनत पाबंदियां लगाई। 97% अफगानी लोग गरीबी में जी रहे। कर्ज के दलदल में फंसा, चीन का दबाव बढ़ा। मालदीव की अर्थव्यवस्था गहरे कर्ज संकट में। देश का कर्ज जीडीपी का करीब 134% पहुंचा। चीन का 91,500 करोड़ रुपए का कर्ज, जो कि विदेशी कर्ज का 35% से अधिक। इसके चलते मालदीव चीन की ओर से दबाव झेल रहा है। नेपाल, 2006 में राजशाही की समाप्ति। संसद की बहाली के लिए जन आंदोलन हुए। अब सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार बना रोड़ा। संसद, सिंह दरबार और सुप्रीम कोर्ट चलाया। पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जलाया मौत। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, गृह मंत्री रमेश लेखक के निजी आवासों में भी आग जनी। पार्टी दफ्तरों और पुलिस थानों पर हमले। पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी आरजू राणा को पीटा। वित्त मंत्री विष्णु पौडेल को घर के बाहर दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पूर्व पीएम की पत्नी को जिंदा जलाया। 72 लोगों की मौत, 2113 घायल।
नेपाल में भयंकर प्रदर्शन और हिंसा के बाद अब शांति बहाल हो रही है। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की ने प्रधानमंत्री का पद संभाल लिया है। उनके नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। कार्की सरकार के 3 नए मंत्रियों ने सोमवार 15 सितंबर को शपथ ली। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने शीतल निवास में एक कार्यक्रम आयोजित किया था। इस दौरान नवनियुक्त मंत्री को शपथ दिलाई गई। पीएम सुशीला कार्की ने रामेश्वर खनल, कुलमन घीसिंग और ओम प्रकाश आर्यल को मंत्रिमंडल में शामिल किया था। रामेश्वर खनल को वित्त मंत्रालय सौंपा गया है, वहीं ओम प्रकाश आर्यल को गृह मंत्री बनाया गया है। कुलमन घीसिंग को ऊर्जा मंत्री नियुक्त किया गया है। आर्यल के पास गृह मंत्रालय के साथ साथ कानून मंत्रालय भी रहेगा। वहीं घीसिंग अवसंरचना और शहरी विकास मंत्रालय भी संभालेंगे। भारत में भी आपदा में अवसर तलाशने वालों की कोई कमी नहीं है। ऐसे में ये लोग अब भारत को लेकर भी ऐसी ही अनर्गल बयानबाजी करने लगे हैं। इसमें इंडिया गठबंधन के तमाम नेता शामिल है। पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं उसमें शांति हो, और जो बॉर्डर्स हैं उसके आसपास शांति हो। ये पहली प्राथमिकता भारत सरकार की होनी चाहिए। और भारत सरकार अपनी विदेश नीति पे कई बार असफल हुई है, हमने आपने देखा है। वहां की इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरनल क्या क्या हुआ है उसमें बहुत सारी स्टोरीज आ रही हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के समय पर कोई बाउंड्रीज नहीं है। एक पहलू देख करके कोई हम निर्णय नहीं ले सकते हैं। वहां और भी कई सवाल थे, गरीबी के, बेरोजगारी के, महंगाई के, और जो जिस जनरेशन के बारे में बात हो रही है वो लोग भी कुछ सोशल मीडिया में चीजों को प्रोपोगेट कर रहे थे। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको किया जा सकता है एक साथ जोड़ करके, लेकिन हमारा देश और खुशहाल हो। हम सब यहाँ बैठे लोग हैं जो भविष्य अच्छा देखना चाहते हैं। पी फॉर प्रोग्रेस। हमारा साथी, लाड़ी साथी जो पगड़ी पहना रहा था, वो कह रहा था कि लाल रंग की पगड़ी खुशी में पहनाई जाती, खुशी के समय पर। मैं उसको धन्यवाद देता हूं क्योंकि अब खुशियां और अच्छाई के रास्ते पे जाने वाले हैं, हम लोग सरकार बनाने वाले हैं। देखिए, ये सब चीज इसी और संकेत करता है कि भाई लोकतंत्र के अंदर अगर आप जनता के अधिकारों को छीनेंगे तो उस पर फिर विद्रोह होता है। तो इसलिए नेपाल से हमारे देश के आकाओं को भी सबक लेना चाहिए। नेपाल में चिंताजनक हालात बने हुए हैं, गंभीर हालात बने हुए हैं, परंतु यहाँ पर नेताओं के मन में लड्डू फूट रहे हैं। वो श्रीनिवास बीवी हो, वो संजय राउत हो, वो आईपी सिंह हो, इंडिया अलायंस के जो घटक हैं, दल हैं, उनके मन में लड्डू फूटने की शायद नेपाल जैसे हालात यहाँ पर भी खड़े हो जाएंगे। और वो अपने ट्वीट के माध्यम से निरंतर इस ओर इंगित कर रहे हैं कि भारत में भी नेपाल जैसे हालात खड़े हो सकते हैं। आज से कुछ साल पहले सोनिया गांधी जी ने 2020 के अंदर कहा था इस बार आर पार की लड़ाई लड़ी जाए। जनता ने उनको आर पार की लड़ाई का सबक सिखा दिया था। अब पिछले महीने मनोज झा आरजेडी के नेता है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को डराया ये कहकर कि आप यहां पर बांग्लादेश जैसे हालात मत खड़े कर देना। और अब इंडिया अलायंस के अलग अलग घटक दल के लोग इसी प्रकार की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं कि भारत में नेपाल जैसे हालात खड़े हो जाएंगे, और सोशल मीडिया पर वह अपनी कुंठाओं को व्यक्त कर रहे हैं। कुंठा है उनकी हार की, लगातार निरंतर चुनाव हारते हैं। 3 बार वह चुनाव हार चुके हैं, और उस कुंठा को वह सोशल मीडिया पर यहाँ पर अराजकता जैसे हालात खड़े हो जाएंगे ऐसे विचार प्रकट कर कर वह उसको प्रकट करते हैं। परंतु वह भूलते हैं कि देश के अंदर लोकतंत्र है, और लोकतंत्र की प्रक्रिया के अंतर्गत प्रधानमंत्री मोदी जी चुनाव जीत कर आते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी एक जनप्रिय लोक नेता हैं, और उनकी जो जन कल्याणकारी जो पॉलिसीज हैं उसके चलते हुए आज देश की इकोनॉमी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और आज महंगाई दर माइनस में है।
इन्फ्लेशन रेट माइनस में है और इकॉनमी की ग्रोथ रेट 7.8% है, उनको ये नहीं समझ में लगता कि देश के अंदर 25 करोड़ से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री मोदी जी गरीबी रेखा से ऊपर ले आए हैं। उनको शायद ये नहीं समझ में आता कि देश के अंदर आज जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं उसका लाभ हर वर्ग को मिल रहा है। इसलिए वह इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करते हैं कि देश में जैसे कोई अराजकता खड़ी हो जाएगी। उनकी इच्छा है मन में, परंतु उनकी इच्छा पूरी होने वाली नहीं, क्योंकि देश प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकप्रिय नेतृत्व के चलते हुए आज देश आगे बढ़ रहा है और दुनिया के अंदर सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनकर उभर रहा है। ये भारत के विपक्षी दलों के नेता हैं जो भारत में भी तख्ता पलट का सपना देख रहे थे और उनको माकूल जवाब नेपाल के युवाओं ने ही दिया है। नेपाल के युवाओं की क्या कुछ मांगे हैं, आपको ये भी सुनना चाहिए। सुन लीजिए, मोदी जैसा सरकार होता ना, ये नेपाल यहाँ नहीं रहता। यहाँ पे ये नेपाल सबसे आगे रहता है, विश्व का सबसे आगे रहता है। भाई नाम बता दो अपना। मेरा नाम राजन भंडारी है। राजन भंडारी कह रहे हैं कि अगर मोदी जैसा यहाँ का भी प्राइम मिनिस्टर होता तो सब कुछ बेहतर होता। अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और फिर नेपाल में तख्ता पलट और पाकिस्तान और म्यांमार में सेना का शासन और मालदीव पर कर्ज, इन सारी परेशानियों की जड़ें विदेशी ताकतें हैं या उनको ही निशान बनाया गया जिनका झुकाव पश्चिम की ओर था। भ्रष्टाचार और बेरोजगारी इनके पीछे का कारण बनी। सोशल मीडिया पर कहीं चीन तो कहीं अमेरिका के इशारे पर युवा उकसाए जा रहे हैं। ऐसे में उन देशों के लिए भी ये चेतावनी है जहां भ्रष्टाचार आज भी चरम पर है। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज।